ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों का क्या बायोमोलिक्यूल्स लगभग एंड पे पहुंच जाएगा। उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था, तो हम लोगों ने लगभग जो ये चैप्टर है उसको एकदम क्लोज पे ले आए हैं कि हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है आपको पता है कि हम लोगों ने क्या एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया हुआ है। उस दिन हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था तो मैंने आपको कैसे समझाया था बच्चा जी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम। कैसे हमने पढ़ा था कि हमने मैम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। दोबारा क्यों बनाए, नीचे बनाते हैं। ठीक है, हमने उसको मैम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो हमारा क्या है। अब प्रोटीन क्या होता है ये तो सबको पता चल गया है कि डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यही पढ़ा था हमने। इसके अलावा कौन सा बॉन्ड था जो हमारा आ जा रहा था बीच में सपोर्ट वपोर्ट के लिए? हाइड्रोजन। वर्षा जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। वर्षा ने, अच्छी बच्ची हो गई है ये भी। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने कल, तुम्हारी क्लास के ज्यादा बच्चों ने मुझे रिजल्ट नहीं भेजे। कितने लोगों ने रिजल्ट भेजे थे कल? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के रिजल्ट नहीं आए मेरे पास। शादिक, आप रेगुलर आते हो क्लास में? मैंने आपको बहुत कब, अच्छा शादिक वो है यार, समझ गई, नरगिस जी। नरगिस जी ने तो भेजा था मुझे, और नरगिस आपके नंबर अच्छे भी आए थे। सी है, दिख रही इंप्रूवमेंट खुद में। ठीक है, चलो जी। बाकी जितने लोगों ने नहीं भेजा था प्लीज बच्चा लोग अपना एक बार रिजल्ट भेज दो। तो मतलब मेरे को तो कल तक पता चल ही जाएगा, बट मुझे ये रहता है ना कि हाँ बच्चे ने शेयर किया, मुझे तुरंत ही पता चल जाता है। चलो जी, तो इन दोनों बॉन्ड्स की हेल्प से हम क्या बना रहे थे मैम? प्रोटीन को बना रहे थे। अब जो सा प्रोटीन बनाना है उसके ही अमाइनो एसिड को हम यूज करते हैं। आपको पता होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? डिफरेंट अमाइनो एसिड। और ये हमेशा कैसे था? हिट्रोपॉलीमर। याद है ना वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, हिट्रोपॉलीमर। इस तरीके से ये हमारे कंबाइन करते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था। कैसा था ये बच्चा जी? हमने एक वर्ड यूज किया था मैम, लीनियर था। ठीक है, कैसा था मैम? ये लीनियर था। उसके बाद जब ये लीनियर वाले अमाइनो एसिड हमने कैसे पढ़े थे कि मैम एक ये हमारे पास धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है। धागा हमारा एकदम सीधा होता है, जैसे लोहे का अगर आप तार ले लो तो वो सीधा, बट लोहे की जो स्प्रिंग होती है वो कैसे दिखती है आपको? ऐसे। और ये हमारे अल्फा हेलिक्स ही, अल्फा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स हम इनको कहते हैं, बीटा शीट। ठीक है, और ये क्या होता है? यहीं पे हमारे को हाइड्रोजन बॉन्ड का हेल्प पड़ता है जब हम उसको हेल्प, उसकी हेल्प से इनको जोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था मैम कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इसका और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया था मैम टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही हमारा कौन सा था? 3D वाला, राइट। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें कौन से उसमें देखने को मिलता है? टर्शरी स्ट्रक्चर पे मैम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था? जब बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं मैम, तो उसको हमने क्या नाम दिया था बच्चा जी? उसको नाम दिया था हमने मैम, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही पढ़ा था। हाँ जी मैम, मैंने आपको क्योंकि ऐसे ही बताया था। ये हमारा क्लियर हो गया। यही सारी चीजें हैं यहाँ पे, एक बार आप लोग फिर से देख सकते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको एक चीज बताई थी वो ये बताई थी कि कौन से प्रोटीन हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने कोलेजन का नाम थोड़ा सा डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये क्या था, किस लिए कोलेजन फेमस है बच्चा? एनिमल्स में होता है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने कि मैम ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, इसीलिए हम कोलेजन का नाम पढ़ रहे थे। और दूसरा हमारा था एक रिबिस्को, जो कि बायोस्फीयर में, इंटायर बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या चीज, ये सारे जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में और भी थोड़ा सा, जैसे ट्रिप्सिन हमारा क्या है? एक एंजाइम की तरह काम करता है, बट ये भी कैसा है मैम? एक प्रोटीन है। इंसुलिन था, एंटीबॉडी से, बहुत सारे रिसेप्टर्स थे ये जो मैंने आपके लिए बनाए थे, एंटीजन एंटीबॉडी रिसेप्टर्स। और फिर हमारा ग्लूट4 था। इन सब के बारे में मैंने आपसे कहा था कि एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लो। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ठीक है, ये रहे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन। बट यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ना था वो क्या पढ़ना था बच्चा जी? वो मैम हमें पढ़ना था कि ये पॉलीसेकेराइड्स जो है वो कैसे बने थे। होमोपॉलीसेकेराइड्स थे जो बिल्कुल एक जैसे हम लोग के मोनोसेकेराइड्स यूज करके हमने बनाए थे, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स से तो हमने अलग अलग मोनोसेकेराइड्स को यूज करके बनाया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था इसमें? यहाँ पे हम लोग आ गए थे
ये सब ऐसे था न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड की कहानी हमारी क्या चली थी कि मैम न्यूक्लिक एसिड को जनरली हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे थे, और ये न्यूक्लिक एसिड हमारा बना था 3 चीजों से। रट चुका था ये बात, बहुत सारे बच्चों को तब भी कंफ्यूजन रहता है। हाय प्रियंका, कैसे हो आप? नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड हमारे फॉस्फेट है। बढ़िया, बिल्कुल सही जी, अच्छी बात है। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे 2 टाइप्स के थे मैम, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्यूरिन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बेस पेयर विद पिरामिडीन्स, एंड सिमिलरली पिरामिडीन्स हमारे बेस पेयर करते हैं प्यूरिन्स के साथ। कहानी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई थी। ठीक है मैम, हमने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया था। प्यूरिन्स कौन कौन से थे मैम? हमारे एडेनिन और गुआनिन को हम प्यूरिन कह रहे थे, और पिरामिडीन हम कह रहे थे साइटोसिन और थाइमिन को इन द केस ऑफ डीएनए। साइटोसिन और यूरेसिल हमारे हो जा रहे थे इन द केस ऑफ आरएनए। इतनी चीजें दिमाग में जा रही है सबको? चलो जी, यस मैम। बढ़िया बात है। अगर अब आप याद करो तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, वो मैं आपको यही वाली स्लाइड से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए जी, अब आप मुझे थोड़ा सा आंसर दोगे। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड था बच्चे? नरगिस जी बताएं, कौन सा बॉन्ड है ये? विवेक आप भी हाथ खड़ा कर लोगे, प्रिया भी खड़ा कर लेंगी, बट आंसर देंगी नरगिस जी। मैम नाइट्रोजन बॉन्ड। नहीं नहीं, एन से था बट नाइट्रोजन वाला नहीं था बच्चे, कुछ और था। एन, थोड़ा सा याद करो बच्चे, थोड़ा सा। नरगिस आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सा ध्यान से याद करो। कौन सा था? ऐसे ही डायग्राम बना के आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए था ना नरगिस। वर्षा कहाँ गई आप? आपका हैंड रेज नहीं हुआ आज। वर्षा, लक्ष्मी, मैम, will we do the syllabus according to the old book or according to the new book? Mehak, there is not much difference in old, either in old book or in new book. हल्के फुल्के ही चेंजेस आए हैं, और वो भी आई गेस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में तो कोई चेंज नहीं है। इफ जहां तक मुझे पता है, जो हमारे पास अपडेटेड वाली बुक का मतलब ऑनलाइन वर्जन आया है, बट क्या बोलते हैं उसमें कोई तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस हाँ चैप्टर्स का थोड़ा बहुत वो है। फिलहाल तुम्हारी मैम के पास पुरानी बुक है। नहीं, वर्षा क्या हो गया बच्चे? मुस्कान, मुस्कान अच्छा आई आई नहीं है आज। ओके जी, मुस्कान और वर्षा का डीपी सेम रहता है ना, इसलिए मुझे याद रहता है। चलिए जी, बता दीजिए। रोहित आप ही बताइए, आप भी बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आजकल, आप आते जाते रहते हैं। रोहित नाम बता पाओगे इस बॉन्ड का क्या नाम है? मैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वर्षा ने कहानी खत्म कर दी। अरे मैम मैं ही बता देती हूँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम था मैम इसका। ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। ठीक है जी, हाँ जी, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करना, टाइम बोलना बार बार अच्छा भी नहीं है। हाँ जी, नरगिस जी नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए कि सब आपके लिए क्लैप करें, आप क्लैप ना करें। ठीक है, चलो जी, ये हमारा बॉन्ड, जो हमारा ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये रहा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस है, वो हमारा शुगर के साथ, ये हमारी क्या है? शुगर है ना बच्चे। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर, इसके साथ इस बॉन्ड का नाम क्या है मैम? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कुछ बुक में ग्लाइकोसिडिक, कुछ में ग्लूकोसिडिक, जो आपको ठीक लगे बोल सो, बट बात एक ही है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर से हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे ये नाइट्रोजन का 9th और कार्बन का कौन सा? फर्स्ट कार्बन ऑफ हमारी शुगर। ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं। बट आप इतना भी लिख देते हो ना, तो टीचर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को आता है। चलो जी, डीऑक्सी वाला जो फीचर था वो हमारा कहाँ पे गायब है? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, नॉट OH, क्योंकि O हमारा एक गायब है। फिर अगला हमारे पास कौन सा था? अगला हमने बॉन्ड पढ़ा था मैम इन दोनों का। ये कौन से हैं भाई? बोलो जी, पहले तो बताओ कौन से कार्बन से जुड़े हैं, और कौन सा, क्या नाम बताया था मैंने इसका? मैम ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। आगे, यार 2 ही तो बॉन्ड है, तब भी तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं, गंदे लोग। याद आया? और मैम 3rd कार्बन ऑफ नेक्स्ट डीऑक्सीराइबो। हाँ जी योगिता, अब याद है। योगिता संडे को क्या खा लिया था जी, जो भूल गए आप?
बिल्कुल सही। यहाँ पे मैम ये 5th कार्बन से जुड़ा है, एक से, और ऊपर वाले साइड में ये कहां से जुड़ेगा, 3rd कार्बन से, राइट, है ना, इस वाले पे 3rd कार्बन से जो इसका शुगर बना होगा उससे जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका नाम था मैम, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप से 2 जगह पे, एक 5th कार्बन से, एक 3rd कार्बन से जुड़ता है, इसलिए इसका नाम फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड पड़ता है। ठीक है, यही 2 बॉन्ड्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहानी है, आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है बच्चा जी, चलो जी, अब हम बढ़ जाते हैं आगे आगे आगे। कहाँ पे, ये सारा, हाँ, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था, नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग वाला था ना यार, इसको नहीं देखेंगे। चलो देखो जी, ये रहा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड सबको याद है ना, कि हम लोगों ने कैसे पढ़े थे, हाँ, ये हमारा वो डायग्राम अमाइनो एसिड वाला, ये रहा। ठीक है, कि 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे कहाँ पे, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किससे जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से ही वो जुड़े होते हैं। ठीक है जी, चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहानी है हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी। फिर हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया था। उस दिन हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और इनफैक्ट मैंने आपको अपने वाले डायग्राम से भी बताया था, ये रहा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में, हमने पढ़ लिया था मैम कि एक टर्न जो होता है हमारा इसका, यहां से यहां तक वाला, कैसे, कितने उसमें नाइट्रोजनस बेसिस थे, 10 नाइट्रोजनस बेसिस थे हमारे एक टर्न पे। प्यूरिन हमेशा हमारा पिरामिडीन के साथ बेस पेयर करता है, ये बात भी हमें क्लियर है। प्यूरिन जो है हमारा, जो है, सॉरी, ये वाला जो है, क्या नाम है, एडेनिन जो है, वो हमारा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से बेस पेयर कर रहा था। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। चलिए जी, ठीक है, ये रहा हमारा, हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक टर्न जो है मैम हमारा, उसमें 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एडेनिन हमारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से दूसरे वाले नाइट्रोजनस बेस से जुड़ रहा है, और यहाँ पे ये अपना पेयर कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, एंटी पैरेलल वाला पार्ट पढ़ाया था। एंटी पैरेलल क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, और अगला जो स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। उसके अलावा हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या पढ़ा, कि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों था, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, चलो जी, यहाँ वाली कहानी हमने उस दिन सारी की सारी पढ़ ली थी, ये रहा फॉस्फोडाइस्टर वाला बॉन्ड, ये भी हमने कर लिया था खत्म। अब हमारा आज का टॉपिक जो मेन है वो स्टार्ट होता है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यस, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट आप लोग क्या है पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा जैसा मैं आपको समझा रही हूँ एक बार हल्का सा उसको समझ लोगे ना, तो लाइन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, याद है, लिविंग वर्ड वाला, उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज योर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टेकिंग प्लेस या विच अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी छोड़ो, ऑर्गेनिज्म लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी नहीं, इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि मैम यही तो हमको एनर्जी देता है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। एनर्जी कौन से फॉर्म में देता है बच्चे, बोलो बोलो, ये तो इजी क्वेश्चन है। एटीपी, बिल्कुल सही। ठीक है, एटीपी के फॉर्म पे ये हमको एनर्जी देता है। एटीपी बोला था ना योगिता, यस मैम। हाँ जी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट ऐसे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है।
अब आपको लग रहा होगा मैम एडिनोसाइन ही क्यों, जीडीपी क्यों नहीं, सीटीपी क्यों नहीं, यूटीपी क्यों नहीं? बिकॉज सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी एटीपी वाले में ही रिलीज होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जीडीपी या फिर सीटीपी या यूटीपी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस का जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको चाहिए एनर्जी। सबसे बेसिक केमिकल रिएक्शन वो आपने कौन सी पढ़ी होगी? वही C6H12O6, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो हमको क्या देती है? वो हमको मैम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ी है आपने या नहीं? बोलो बोलो। यस मैम। पढ़िए ना, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, राइट? यस मैम, ये हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ओके जी मैम, चलिए जी आगे कहानी क्या है हमारी इसकी। अब देखो कहानी हमारे पास मेटाबॉलिज्म की क्या है, ये तो मैंने आपको तब भी बताया था, सेम ही चीज कि मेटाबॉलिज्म नाम में ना मैम हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास मैम दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है मैम क्या? एनाबॉलिज्म, ठीक। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे कि क्या है कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब बताया था मैंने वर्षा? मैम कट। बिल्कुल सही, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मैम मींस कट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप आ, ये एक पूरा बड़ा सा पेज है, इसको कट दिख रही है आप लोग को, ठीक है, ये एक पूरा बड़ा सा पेज है सपोज कर लो, ठीक है, ये पेज कट कर सकते हो, या फिर आप एकदम छोटू सा, मैं अगर आपको दूं इतना छोटू सा पार्ट, ये कट कर सकते हो, ठीक है। अंजलि में आ रही हूँ उस पे, ठीक है, एकदम हम उस पे आएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम हम किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है कि हम एक बड़े से चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में काट रहे हैं। मतलब क्या हुआ मैम इस बात का? मतलब इस बात का ये हुआ, देखो अभी हम इस पे इसके मतलब पे भी एग्जैक्ट आते हैं। और एनाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है मैम एडिशन, ठीक है। हाँ जी अभी आ रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब होता है मैम एडिशन। अब कहानी कैसे चल रही है हमारे पास? हमारे पास कहानी चल रही है कि देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ठीक है, हमारे पास क्या था? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। बट हमारे को ग्लूकोज चाहिए ही क्यों बॉडी में? क्योंकि ग्लूकोज हमको क्या दे रहा है? आता है ना वो एड में, इंस्टेंट एनर्जी, वो पी के भागने लगता है फटाफट से बच्चा। तो वही वाला कहानी इसके साथ भी है कि इसने ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को बनानी है मैम एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बनाने के लिए हमने क्या किया? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है हमारे लिए? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने मैम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, ठीक है। कौन कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कितनों को ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियरली? और कितने चाहते हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दें? नो वन, क्या बात है। चलो जी फिर तो आप लोग जीनियस लोग हैं अगर आपको एक बार में समझ में आ गए। बिल्कुल सही समझ में आई है कि हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, ठीक है मैम। फिर आगे कहानी क्या हुई हमारी? आगे कहानी चली मैम एडिशन। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? उल्टा इसका, कि हम सिंपल चीजों को लेके क्या कर रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स चीज को बना रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या? छोटी छोटी चीजों को लेके आपने एक बड़ा सा वो बनाया, ठीक है। अब ये कहानी कहाँ होगी? एनी एग्जाम्पल? कोई भी बच्चा जो मुझे एग्जाम्पल दे पाए? चलो मैं एक हिंट देती हूँ, प्लांट्स के केस का आप एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो थोड़ा सा। क्या बात है अंजलि, बिल्कुल सही गई अंजलि, फोटोसिंथेसिस पे पहुंची जो, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस पे मैम हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? वहीं से तो हमारे पास ये ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, ठीक है, एंड योर क्लोरोफिल, है ना, और यहाँ पे सनलाइट भी ले लो, ठीक है। इन सब की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। साथ में क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल ही सही बोला लड़की ने, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्त के लिए क्लैप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दिया कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की हेल्प से
विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया। अब यही चीज है यहाँ पे, देखो जी, एक एक लाइन देखो, सब समझ में आएगा। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही चीज मैंने बोली आपको, यस मैम। दिस इन्वॉल्व्स बोथ ब्रेकिंग, ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ना और बनाना, ये हमारे उसमें आया। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। नाउ यू नो कि ब्रेकिंग में कौन सा आया हमारा, ये मैम कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं मैम, ब्रेकिंग में आया कैटाबॉलिज्म और मेकिंग में आया हमारा एनाबॉलिज्म। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कैटाबॉलिज्म, अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखा ही हुआ था, तो सॉरी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ना। व्हाइल एनाबॉलिज्म, जिसको हम मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स कह रहे हैं, इज बिल्डिंग ऑफ न्यू कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। जो हमारे सेल को नया कंपाउंड चाहिए, उसको बनाने का प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। Anabolic pathways as expected consume energy। ठीक है, इसको क्या चाहिए मैम, इसको चाहिए एनर्जी। एंड द कैटाबॉलिक पाथवे लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। यही चीज मैंने अभी जस्ट आपको समझाई कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है हमारे पास, ये रहा, कैटाबॉलिज्म में हमको एनर्जी मिल रही है मैम, और एनाबॉलिज्म में आपको एनर्जी का, सनलाइट भी आपको क्या कर रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे आप एटीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करके फिर ये बना रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ऑल द मेटाबॉलिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन मल्टीपल रिएक्शन। ये कोई एक वन स्टेप की रिएक्शंस नहीं होती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है हर एक रिएक्शन का। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। एक से दो से तीसरे चौथे स्टेप पे जब पहुंचते हैं तो उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे करते हैं। अब वैसे भी आपका प्लांट्स वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तगड़ा चैप्टर है वो। फिर क्या है, the metabolic pathway includes a series of reaction। yes ma'am, हमें ये बात पता है। the metabolic flow, the rate and the direction at which metabolism takes place, उसे हम क्या कहते हैं, dynamic state of body constituent। कि जिस फ्लो से, जिस रेट से और जिस डायरेक्शन में, तीन चीजें। जिस फ्लो से मतलब कि या तो वो बन रहा है, ठीक है, रेट से मतलब कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है, रेट मीन्स टाइमिंग, ठीक है, कि कितना जल्दी बन रहा है वो, और किस डायरेक्शन में बन रहा है, कि वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिट वाला है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम कहते हैं क्या, डायनेमिक स्टेट। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चा जी, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे बढ़ जाओ। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय अ सेट ऑफ प्रोटीनियस कंपाउंड, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे जितने भी, जस्ट वन सेकेंड बच्चा, चलिए जी, क्या कहानी है हमारे पास कि जितने भी हमारे ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनको क्या करना होता है, वो मैम उनके लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, एक छोटा सा चीज बता दो बस एंजाइम के बारे में। बायोकैटलिस्ट। मैम ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देती है। यस मैम। विदाउट उनमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ये वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी विवेक, क्या कह रहे हो आप? मैम मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज इतनी जल्दी चलेगी ना, जैसे लगा कि किसी ने 2x में चलाया हो। बताएं जी विवेक जी, चलिए आप अपनी बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं बायोकैटलिस्ट बोल रहा हूँ। हाँ जी, बायो कैटलिस्ट होते हैं वो। ठीक है, बायो कैटलिस्ट का मतलब थोड़ा समझने में बच्चों को थोड़ा डायरेक्ट प्रॉब्लम होती। चलो जी कोई बात नहीं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट भी मतलब लगभग वही चीज है, लिविंग कैटलिस्ट। और इनका काम भी क्या है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि वो मैम रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत हद तक इंक्रीज कर देते हैं, और उनमें बट क्या करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। मैम ये कैसी बातें बोल रही हो आप कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी देते हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, मतलब क्या? ठीक है, मतलब अभी हम सीखेंगे। चलो जी, बहुत ही अच्छा पार्ट है, उस पार्ट को आप एंजॉय करोगे जिसे कहते हैं। चलो जी आगे कहानी क्या है, थोड़ा सा पहले मेटाबॉलिज्म ही कर देते हैं, आई थिंक खत्म ही होने वाला होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ एंजाइम स्टार्ट होने वाला है हमारा, 2 स्लाइड्स बचे हैं, उसके बाद मजा ही आएगा आपको, बस याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी।
चलो क्या है, हेंस मेटाबॉलिज्म इज एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एंजाइम को हम यूज करते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड्स बायोमोलिक्यूल्स, क्या करता है, बायोमोलिक्यूल्स को प्रोवाइड करता है, नीडेड बाय द सेल्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये इनके तीनों फंक्शंस है। ये देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या ना, मेटाबॉलिज्म पे अभी हम पूरा एंजाइम पे नहीं उतरे हैं, आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो हम लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ा ना, कि जिसको हम केमिकल रिएक्शंस बोल रहे थे, वो जो है एंजाइम्स की हेल्प से हो रही है, ठीक है, वो हमारे एंजाइम्स की हेल्प से हो रही है। किस चीज के लिए हो रही है, आपके बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए। बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं हमारे, जैसे ग्लूकोज है, अब आप जानते हो कि ग्लूकोज क्या है मैम, एक बायोमोलिक्यूल है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टार्च क्या है, तो मैम ये बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है, ये बायोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, बायो, लिपिड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये सब मैम बायोमोलिक्यूल हैं। अब हमें ये बात पता है, ठीक है। तो ये हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इन सब की जरूरत होती है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एंजाइम, ठीक है। ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई आप लोगों को, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रकाश कुमार राय, Yes, ma'am. आप हमारी क्लास में न्यू हैं। प्रकाश कुमार राय, प्रियंका तुम ही हो, हे भगवान, पापा या भाई किसके नाम की आईडी से आई हो आज। हाँ अब तो समझ गई कि तुम हो, ये रोने वाला इमोजी तुम्हारा ही आता है। ओके जी, कोई नहीं प्रियंका, चलो ठीक है, ये बात मैम हमें बिल्कुल ही क्लियर होगी। ओके जी, पापा जी का नाम है आपके। अब क्या है, लेट्स समराइज द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इन द 3 पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि हमको मेटाबॉलिक पाथवे का जरूरत ही क्यों है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो क्या है, सबसे पहली बात तो आपके लिए क्या है कि ये हमें चाहिए एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। तो हमारी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, हमारी बॉडी को जितनी भी एक्टिविटीज करनी है सेल्स की, हर एक एक्टिविटी करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। फिर क्या कह रहे हैं, टू कन्वर्ट द फूड टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, जो हमको ये फूड से एनर्जीज वगैरह, ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे बने, उनको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है, ताकि वो क्या करें, बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस करें, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। मतलब क्या, यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स बनाए, ग्लूकोज बनाए, प्रोटीन्स में क्या, अमाइनो एसिड्स बनाए, लिपिड्स में क्या, ज्यादा लिपिड्स में मोस्टली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ही आ जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में क्या, नाइट्रोजनस बेसिस बनाए, शुगर बनाए, फॉस्फेट बनाए। ये सब क्या है, ये तीनों जो चीजें दी हुई है, ये तीनों चीजें क्या है, नीचे सॉरी, ये नीचे वाले पार्ट्स क्या है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन सबके, ठीक है, बड़े से बायोमोलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ठीक है जी। बताएं जी, किसी को कोई दिक्कत इन तीनों में, इतना मारूंगी याद रखेगा। किसको मार रही हो प्रियंका, प्रियंका मत मारो यार छोटे भाई को, बड़ी बहनों से तो दादागिरी करोगी। कैसे बोली ये लड़की, ना मारूंगी याद रखेगा, तो मार भी कोई याद रखने वाली चीज है। चलिए जी, प्रियंका जी के एंटरटेनमेंट के बाद अब आप मुझे पहले बताइए कि अभी जो हमने मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ाए, कौन कौन है जो मुझे एक एक करके बताएगा, योगिता, विवेक और उसको छोड़ के, फिर तो कूट दो यार, कोई बात नहीं। चलो अंजलि आप पहला बताइए, पहला क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे का जो समरी है जिसे कहते हैं, हाँ, कि उनका जरूरत क्यों है, बताइए अंजलि। आप लिख रहे हो क्या अंजलि? नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताएंगे अभिषेक। ए फॉर अंजलि हो गया, ए फॉर अभिषेक हो गया, और उसका अगला पॉइंट बताएंगी ईशा, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। बिल्कुल सही बोला है इसने कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगला पॉइंट कोई अभिषेक और उनमें से कोई लिखिए। ईशा, ईशा आप भी प्लीज क्लास में लिखा करिए बच्चे, आप रेगुलर आते हो, स्टूडेंट हो, अच्छे बच्चे, अच्छी बात है, बट आपको आंसर भी लिखना है। लक्ष्मी या फिर आप भी लिख सकते हो प्लीज।
एंड महक बंसल, आप न्यू स्टूडेंट हो, आप भी बता सकते हैं कि इन तीनों में से क्या है। एक्चुअली मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलती हूँ बस यूजुअली। चलो जी, सबसे इजी वाला अभिषेक ने बता दिया, बट गनीमत है कि बताया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। टू एलिमिनेट वेस्ट, ठीक है, एलिमिनेट मतलब रिमूवल, एलिमिनेट वेस्ट एंड, पूरा लिखा है इसने नहीं, वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट। चलो जी, बिल्कुल सही जी, अभिषेक जी होश में बैठे हैं आज, ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। अब लास्ट कौन सा है हमारा, जो 3 बच्चों का नाम लिया उनमें से कोई बता पाएगा मुझे? हाँ जी प्रियंका, देखो प्रियंका जी क्या है, इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लिया अभिषेक आपने। क्यों अभिषेक जी, इतने अच्छे तो नहीं हो आपकी, मुझे पता है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, क्योंकि कि आप पूरा आंसर एग्जैक्ट लिख पाओ, है ना विवेक जी? मतलब ये विवेक से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नहीं प्रिया, आप जानती नहीं हो ना इन्हें, जानती हूँ बहुत अच्छे से, पूरा एग्जैक्ट आंसर लिखा है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मेरे को अपने आप को ही ऐसे पिंच करना पड़ेगा, आउच, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। चलो बिल्कुल सही वर्ड इन्होंने लिखा है, टू कन्वर्ट द फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक टू सिंथेसाइज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बिल्कुल ही सही, ग्रेट अभिषेक, ठीक है, टू कन्वर्ट। हाँ जी, बाकी उन्होंने लिख दिया। चलिए जी ईशा जी, कोई बात नहीं, ठीक है, टू कन्वर्ट, क्या इतनी अंग्रेजी लिखी थी, हाँ, फूड फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, बस मैं इतना ही लिखूंगी, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलो जी, मतलब आप लोग को याद हो गया। अब आ जाइए जी इनके पास कौन से पार्ट पे, कि लिविंग स्टेट। चलिए ध्यान से सुनो फिर से, क्योंकि मैं फिर से ऐसे ही पूछ लूंगी, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये चैप्टर होने वाला है खत्म, हार्डली 10 स्लाइड्स भी नहीं रह गई है हमारे पास, तो मैं ऐसे ही पढ़ा के चलूंगी, क्योंकि कल तक का मेरे पास टाइम है। द लिविंग स्टेट इज अ, देखो अब हम लिविंग स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है अभी आपको एकदम से लिविंग स्टेट नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि क्या कह रहे हैं। द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। नॉन, देखो यहाँ पे जो ये तगड़े तगड़े वर्ड्स लिखे हैं ना, यही चीज आपको बता रहे हैं। देखो क्या कहने का मतलब है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, कभी आपकी लाइफ में ऐसी चीज हो सकती है कि हर एक चीज बैलेंस्ड हो, किसी भी बंदे की, जो बंदा भले कितना भी जिम जाता हो, कुछ भी करता हो, क्या बैलेंसिंग हो सकती है आपके लिस्ट में? कभी भी नहीं हो सकती बच्चे, ठीक है, कभी भी मतलब कभी भी नहीं, कुछ ना कुछ चीजें जो है अप डाउन होंगी, ठीक है, इट्स वेरी 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 सिंपल। प्रियंका, हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लिविंग स्टेट टैग जिसको देते हैं ना, उसके पास ये 2 से ना 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो नॉन इक्विलिब्रियम, क्यों मैम, देखो इक्विलिब्रियम पे होना तो अच्छी बात है ना, बट बेटा हम लोग जो है नॉन लिविंग थिंग नहीं है ना, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं पहुंच सकता, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है प्रियंका, कभी भी वो एकदम बैलेंस्ड उस पे नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब क्या, वही कि जब वो नॉन उस पे रहेगा और वो कैसा हो जाएगा, रुक जाए उसी जगह पे, ठीक है, तो लिविंग स्टेट हमेशा कैसा होगा, नॉन इक्विलिब्रियम होगा, और वैसा ही उसका थोड़ा सा कहते हैं ना, फ्लक्चुएट करता रहेगा स्टेडी स्टेट पे, टू एबल टू परफॉर्म वर्क, जब उसे काम करना होता है तब। तो ये 2 इनके वर्ड लगे। आगे कहानी क्या है इनके पास, द लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, कि हम ना कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करें, हमारा जो एफर्ट है वो हमेशा उसी तरफ चलता रहता है, इसी लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एंड इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, और ये हम कैसे करते रहते हैं, देखो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ ना प्रियंका, मतलब सबके लिए, नॉट ओनली स्पेशली फॉर प्रियंका, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब है कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ना तुम्हें प्रोटीन चाहिए, ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ना फैट चाहिए, ना लिपिड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ क्या, तुमको एनर्जी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल इन लिविंग स्टेट, बोलो जी, ठीक है। तो हमारी No, बॉडी ma'am. हमेशा वही एफर्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार वही एफर्ट करती रहती है, जिससे हम कभी भी इक्विलिब्रियम पे ना पहुंचे, और इसी वजह से एंड इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, और ये हमें कैसे मिलता है, लगातार एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती रहती है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी फॉर्म से। पहली बात तो ये। दूसरा कह रहा है द मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म हमें प्रोवाइड करता है क्या, एक मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये तो याद हो गया है, ठीक है। चलो अगला क्या है, द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म
आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब क्या? सेम सेम है ना, एक जैसे है। मैम लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म क्या है? एक जैसे हैं। क्यों मैम? कौन बताएगा इसका क्यों का आंसर? अभिषेक आप बताओगे, आपने भी इतनी अंग्रेजी लिखी है तो शायद आपकी अंग्रेजी अच्छी हो। माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, किसी के घर पे इतना हल्ला भी नहीं होता होगा यार कि तुम लोग क्या स्पीकर के बगल में बैठे रहते हो हमेशा। लिखने में 10 घंटे बोलो करोगे, उससे अच्छा बता सकते हो। नहीं बता सकते तो नो लिख दो सीधे कि मैम पास। चलो जी, सबसे इजी जवाब। प्रियंका आप बताओगे कि ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग को मेटाबॉलिज्म पूरा समझ में आया ना सबको? एवरीवन यस है ना? मैम लिविंग स्टेट भी अभी जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। हमको क्या है मैम, इक्विलिब्रियम हासिल नहीं करना है, हमें हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम चल रहना है। और क्या बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम में हम कैसे रहेंगे? हमारी बॉडी को हर टाइम एनर्जी मिलती रहती है। इतना समझ में आया ना लिविंग स्टेट में? यस मैम ठीक है चलो, यस मैम। फिर तो मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। चलो प्रियंका आप ही बताओगे, आप ही हीरो हो हमारी क्लास में। बोलो बोलो। चलो जी विवेक आप बता दीजिए। मैम जैसे मेटाबॉलिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हम हम्म उस हिसाब से लिविंग प्रोसेस में भी एनर्जी, मतलब हम वो रोकता है ना लिविंग प्रोसेस की, इक्विलिब्रियम में नहीं आए हम, इसलिए हम एनर्जी प्रोडक्शन उसमें भी होती होगी। अब विवेक अगर आपकी बात सही है तो क्या एनाबॉलिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था? कैटाबॉलिज्म में तो एनर्जी का प्रोडक्शन देखा था हमने। देखो मैं तुम्हें को वापस ले जाती हूँ थोड़ी सी याददाश्त पे, है ना? यहाँ तो हमको एनर्जी का यूटिलाइजेशन था ना मैम। एनाबॉलिज्म में तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन था। ठीक है, आप बात कर रहे हो प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन तो कैटाबॉलिज्म में ही हो रहा था सिर्फ। थोड़ा सा इसको छोटा करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा लगेगा आपको भी, मतलब इस चीज से बात करके। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल। जितना तुम कॉम्प्लेक्स सोच रहे हो ना उतना है नहीं है। नाजो आप हैंडल कर रहे थे शायद। तो फिर फूड के ऊपर है। महक ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सही हो कि लिविंग स्टेट इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, एंड मेटाबॉलिज्म जो है एक मैकेनिज्म है जो कि प्रोडक्शन करता है, बट नॉट ऑल द टाइम। जो है महक, हमारा जो ये है मेटाबॉलिज्म है वो एनर्जी का प्रोडक्शन ही कर रहा है, क्योंकि एनाबॉलिज्म में हमने देखा है बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट है ना महक? देखो दोनों में जो कॉमन चीज है ना वो पता है कौन सी है, मैं बताती हूँ। एक सेकंड रुको, इसी स्लाइड पे कहीं लिखी होगी। हाँ जी मैं बताती हूँ एक सेकंड। देखो देखो जो हिंट है आपका। हाँ जी योगिता चलो आप बता दो मुझे। मैम ये दोनों ही मतलब लिविंग रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो ये ठीक है बट ये क्या है, जो आंसर है वो ये है। ये दोनों ही कांस्टेंट है मैम, ये दोनों ही कांस्टेंट है। सोचो ना खुद से, दोनों में से अगर एक भी स्टॉप हो जाए तो क्या वो बंदा लिविंग रहेगा? जैसे अभी योगिता ने बोला कि जिंदा रहने के लिए इन दोनों का लगातार एक्टिव होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। समझे विवेक जी? समझ में आया कहाँ गलत हो रहे थे? हल्का सा, मतलब बहुत कोई आपने कुछ गलत नहीं बोला यस था, मैम। बस वो आपका उस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ठीक है चलो जी, बाकियों को सबको क्लियर हुआ? महक और यस मैम क्लियर हो गया ना सबको? चलो जी, तो ये भी वही है कि हम इन दोनों को एक जैसे क्यों कह रहे हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही चल रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन एंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी। हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर ही क्यों रहे हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन हम अल्टीमेटली जो है उसको सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए तो कर रहे हैं ना। अगर आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म ही चल रहा है, उससे आपको आपको पता है एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप एटीपी का प्रोडक्शन, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, आप एटीपी का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको सेल्यूलर एक्टिविटीज करवानी है। करेक्ट, इसीलिए तो करवानी है ना।
ठीक है जी, चलो जी, इतना सही हमारा इसका जवाब था कि इसीलिए हम इन दोनों को सेम सेम कहते हैं। और लिविंग स्टेट भी क्या है, ये हमारा मैम लगातार चलता रहता है ताकि हम गलती से भी इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश ना करें। इक्विलिब्रियम को बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए आपको याद होनी चाहिए, मैं इसलिए 2-3 बार फोकस करके बोल चुकी हूँ। इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश ना करें, ठीक है जी, इसीलिए हमारा जो ये है लिव जो है कांस्टेंट एफर्ट्स मारता रहता है, लिविंग स्टेट हमारा। फिर क्या कह रहे हैं, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली सो इट कैन नॉट एफर्ट टू रीच इक्विलिब्रियम बिकॉज अ सिस्टम एट एन इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म। अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो वो कोई काम धाम नहीं करेगा, और काम धाम करना करने का मतलब कौन सा काम, हमारी तरह ये नहीं कि खाना बनाना है उसे या पढ़ाना है पढ़ना है, सेल्स के काम है अपनी एक्टिविटीज करना, सेलुलर एक्टिविटीज। अब हम आ जाते हैं सबसे बेस्ट टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, एंजाइम। एंड आई होप ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है। एंजाइम्स, कितनी स्लाइड्स बचती हैं हमारी इस स्लाइड के बाद, आई गेस बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं बचेंगी। कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे पहुंच गए 73 पे, 79, सिर्फ 5 से 6 स्लाइड्स ही बची हैं और लगभग लगभग 3 तो डायग्राम वाली ही हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वाली स्लाइड्स हैं, इसको आपको पढ़ के आएगा मजा। जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे, कहाँ थे हम, ये रहे। देखिए जी, क्या कहानी है इनकी, पूरा अब हमारा एंजाइम एंजाइम ही चलेगा। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आज हमने खत्म कर लिया तो आज खत्म कर लेते हैं, वरना हम क्या करेंगे, इसको कल के साथ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी हम बायोमोलिक्यूल्स को एक दिन और भी देंगे, ठीक है, बिकॉज हमें वहां पे तब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। बट हमारे पास अभी लगभग लगभग आधा घंटा है, तो आई गेस खत्म हो जाएगा। क्या कहानी है इसकी, एंजाइम इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहा है ये, पहली इंपॉर्टेंट बात कि एंजाइम्स क्या है मैम, एक प्रोटीन की फॉर्म है। तो अल्टीमेटली एंजाइम किसके बने होंगे, अमीनो एसिड्स। क्या बात है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये मैम अल्टीमेटली हमारे अमाइनो एसिड से ही मिलके बने होंगे। एज फार एज द स्ट्रक्चर गोज दे आर ग्लोबुलर। मोस्टली हमारे जो एंजाइम्स हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, बट जब आप बनाओगे ना तो आप एकदम ग्लोबुलर नहीं बनाओगे। अभी हम एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, आई होप आप लोगों ने सुनी होगी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सुनिए किसी ने, नहीं, कोई बात नहीं, अब आज सुन लिए ना, अब याद रहेगी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहानी है मैम इनके साथ, मोस्टली मैंने पहली बात क्या की, पहले अभी इसमें सीख लो कि क्या क्या है, कि एंजाइम क्या है, एक फॉर्म है हमारे प्रोटीन्स का, ठीक है मैम। कैसे होते हैं मैम, ये हमारे ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है मैम। सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, दैट इज दे आर इन सिलेंड्रिकल शेप। एक ही बात है, देयर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव टू कॉइल लाइक फॉर्मेशन। मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको कौन सा लग रहा है कि ये कौन सा वाला फॉर्म होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बोलो बोलो, थोड़ा सा एक अंदाजा लगाओ कि कैसा वाला फॉर्म होंगे। कॉइल लाइक फॉर्मेशन कह रहे हैं, तो क्या होगा, कॉइल किसमें बनती है बच्चा जी, सेकेंडरी में तो हेलिक्स बनते हैं ना, टर्शरी में, बिल्कुल सही, ठीक है। ये मैम इनका टर्शरी फॉर्म होंगे, देयर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव अ कॉइल लाइक फॉर्मेशन। कैसे, कॉइल ऐसी होती है, कॉइल मॉर्टिन की, हाँ जी मैम ऐसे ही होती है। द सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स डिसाइड्स नॉट ओनली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बट आल्सो द फंक्शन। मतलब क्या, ये दो बातें कह रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड, जैसे उस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे कि मैम हमारा कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड्स उसके साथ लगे हुए हैं, राइट, यही बात पे हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनता है हमारा लास्ट में। हाँ जी मैम, तो उसी तरीके से इनके साथ भी है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स और किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कौन से अमाइनो एसिड और किस सीक्वेंस में लगे हैं। वो सिर्फ यही नहीं बताता है कि उस एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा, बल्कि उसका फंक्शन भी क्या होगा। तो इतना उल्टा पुल्टा याद करने से अच्छा आप क्या याद कर लो, आप ये याद लिख लो या सिंपल से याद कर लो, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, A for amino acids defines, पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ऐसे याद लिखना आप, ठीक है, और दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ एंजाइम। इतना इजी सा लिख पाओगे, ठीक है, एकदम इजीएस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्या है, द distinctive structures of enzyme will determine the catalytic activity। अब ये आ गया क्या मैम,
ये आ गई तीसरा पॉइंट, दैट इज का नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ एंजाइम हमारा कौन बताएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे आप उसका नेचर डिसाइड करोगे। ठीक है, अब नेचर क्या है अभी हम सीखेंगे। 6 टाइप में मोस्टली हमारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड हमारी वही है। इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन और सीक्वेंसिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर known as active site and it is able to attract and catalyze a reaction। देखो ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है ना, ये इसी बात का डायग्राम है। मोस्टली अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स, सॉरी जो ये हमारे एंजाइम है वो कैसे हैं मैम, कॉइल्ड हैं और ग्लोबुलर शेप में। बट मैंने आपको बताया कि उनके पास क्या होता है, उनका जो शेप है वो एग्जैक्ट ग्लोबुलर नहीं होता है, उनके पास मैम एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, क्या है बच्चा जी, यहाँ पे मैम एक एक्टिव साइट है, ये नाम क्या है, एंजाइम। ठीक है, अब आपको दूसरा जो वर्ड याद करना है वो वर्ड याद करना है कि हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। कितनों को ये बात याद हो गई बात? ठीक है, सबको याद होगी। ठीक है, ये मैम हमारे हर एक एंजाइम की, हर एक मतलब हर एक एंजाइम में, ठीक है, हर एक एंजाइम में मैम एक एक्टिव साइट है और इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट से हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है और सबस्ट्रेट आप बनाएंगे ऐसा और उसके अंदर लिखते हैं हम एस। ठीक है, अब ये बताए कैसा हो गया है, अब लग रहा है ये आपको ताला चाबी Yes, ma'am. लग रहा है, ताला और चाबी, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, चाबी, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। देखो अब इसी पॉइंट से ना आपको नेक्स्ट स्लाइड का आइडिया भी लगता जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने जो लास्ट चीज में बोली ना कि यहाँ पे हर एंजाइम का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड में मत ले जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एक इस तरीके की सीक्वेंसिंग होती है, एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसमें वो क्या होता है कि उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे एक एक्टिव साइट होती है और वो वहीं से हमारे सबस्ट्रेट को, ये वर्ड आपको अब याद होना चाहिए, शायद कुछ बच्चों के लिए न्यू हो, है ना, वहां पे मैम हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है और यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है। और ये कैसे बन जाते हैं बच्चा जी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एंजाइम, ये सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मैम पी फॉर प्रोडक्ट। कितनों को ये थोड़ी सी कहानी समझ में आई, हल्की सी? ठीक है, अभी 2-3 बार इसको पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको चाहता है कि मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, एनीवन इन द क्लास? या सबको लगभग लगभग मतलब जैसे कहते हैं ना 50% समझ में आ गया है। बस ये लास्ट लाइन यही कह रहा है कि ये एक्टिव साइट का काम क्या होता है, एक्टिव साइट का काम है मैम एट्रैक्शन, कि जैसे हमारे पास, ठीक है, देखो यहां से आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके जाते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम से ही। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है मैम कि हर एक ताले की एक ही चाबी होती है। पता है ना ये बात आपको कि हर एक ताले की एक ही चाबी होती है, आप उसको 1000 चाबियां दे दो, हर मतलब क्या कि आपके पास हजारों सबस्ट्रेट प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली आपके पास ताले भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स भी होंगे, बट हर एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट क्या है, फिक्स है। ठीक है, जो इसका एक्टिव साइट आपके लिए दिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है और कभी कभी आपको कैसा दिख सकता है, कभी कभी ये मैम आपको यहाँ पे ऐसे होके अंदर कर्व शेप में आ सकता है, या फिर अंदर हमारा कैसे, ये मैम अंदर हमारा पॉइंटेड भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सबस्ट्रेट। इसी को हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अंदर में पढ़ते हैं। चलिए जी, देखो जी, अगला हमारा वही कहानी भी थी। देखिए जी क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। ठीक है, और रिएक्टेंट क्या, अब आपको पता है कि हम इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। ये क्या है हमारी, क्या बोलोगे इसे, एक्टिव साइट। क्या बात है विवेक जी, बिल्कुल सही बोला लड़का। ये है मैम हमारा एक्टिव साइट, ये हमारी एक्टिव साइट है। तुम लोग को ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, क्यों, कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यार मैम एक तो फिजिक्स में बोर हुए, अब फिर आप भी यहाँ पे बोर कर रही हो। विवेक जी सच में आप ऐसे बैठे हुए हैं, सो मीन। चलिए जी,
ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट का दूसरा नाम रिएक्टेंट भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे याद करने के लिए हम लोग क्योंकि ना ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम सबस्ट्रेट बोल के चलते हैं। और मेरी आदत में भी है एक्चुअली आप इसको रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये साथ में जब इसके साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाएगा मैम, ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके लिए। दूसरा रहा हमारा एक्टिव साइट, अच्छा विवेक यहाँ से देख के तो नहीं बोला था। और ये तीसरा वाला मैम हमारा, इतना तो पढ़ा है आपने। कोई और बोला नहीं ना एक्चुअली, इसलिए मुझे डाउट हुआ। ये है हमारा एंजाइम, ठीक है। और इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ना बच्चा, ये एक मैम इंटरमीडिएट स्टेप है। इंटरमीडिएट स्टेप मतलब क्या, बीच का स्टेप है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेप है मैम। ओके जी मैम, ये भी हमें हो गया क्लियर। अब इसके आगे कौन सा स्टेप आएगा, बस इसके आगे मैम कुछ अलग नहीं आएगा, आप बस उसको दूसरा कलर दे दो और ये सब गायब कर दो, ठीक है। ऐसे बना लो इसको, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया मैम, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और साथ में क्या आएगा यहाँ पे विवेक जी बताइए। प्रोडक्ट तो ये है ही ना, प्रोडक्ट के साथ में क्या निकलता है, एनर्जी। चलो एनर्जी। एनीवन एल्स इन द क्लास, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो था डेफिनेशन क्लियर किया था एंजाइम का। Protein. एंजाइम विल कैटेलाइज द रिएक्शन, वो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और क्या होगा, खुद निकल जाएगा। बिल्कुल सही विवेक जी, आपकी आवाज से लगा कि आपने तुक्का मारा है, बट वो गया सिक्सर है बिल्कुल, कि वो खुद निकल जाएगा। एंजाइम्स आर नेवर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है विवेक जी। अब तुम तो कभी नहीं भूलोगे, मुझे लग गया पता, देखो इसीलिए मैंने स्लाइड को ऊपर कर दिया था। जो हमारा एंजाइम था ना, वो पूरा का पूरा आप ऐसा ही बना दोगे यहाँ पे, जैसा आपने लिया था, कि वो नेक्स्ट के लिए रेडी है। समझे विवेक जी? और बाकी लोग आया पल्ले पड़ा या नहीं? क्यों बंसल जी, कौन सी बंसल थी ये? अरे यार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, एक सेकंड देना। महक बंसल, महक आ रहा है समझ में? जास्मीन अली, कौन है भाई? जास्मीन आप कभी हमारी क्लास में आए नहीं है, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो आप? Yes, ma'am. ओके जी बच्चा, इतना लेट क्यों आ रहे हो? ये तो हमारा टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, मतलब 10 मिनट बाद हम बाय बाय कर देंगे। मैम लिंक मुझे अभी मिली थी। है भाई, तुम कौन से ग्रुप में, कौन से ऐड ग्रुप में हो? 11th A bio group. 11th A बायो ग्रुप, ग्रुप 17 या 18? मैम ये तो पता नहीं। जिस भी ग्रुप में आप ऐड होगी ना जैस्मीन, आप देखो उसमें आगे नंबर दिया होगा। एक मिनट दोगे, मैं आपको बताती हूँ पूरा। ओके मैम। देखो एक बार वो लिंक आपको कौन से उससे आया है, जैसे आपको ना ग्रुप 17 या 18 कैटलिस्ट PCMB 11th सी करके आया होगा। आया क्या ऐसा जैस्मिन कुछ? नहीं आया है तो जैस्मिन कोई बात नहीं। अभिषेक आप मेरा नंबर लिख दोगे यहाँ पे एक बार मैसेज बॉक्स में, प्लीज आप मेरा नंबर लिख देना, अभिषेक या विवेक दोनों में से कोई भी, ठीक है। प्लीज मेरा नंबर लिख देना। जैस्मिन आफ्टर द क्लास आप प्लीज मुझे इस क्लास में इस नंबर पे मैसेज कर देना। एंड सेम गोज विथ महक आपके साथ भी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, महक आप भी एंड जैस्मिन आप भी। सो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूंगी जहां पे आपको चीजें थोड़ी सी फिगर आउट मिलेगी। थैंक यू अंजलि, अंजलि ने अंजलि का नंबर लिख दिया। चलिए जी आ जाओ जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, और ये सिंपलेस्ट वाली भी है। क्या है कहानी समझाई मैंने आपको, जैसे मैंने आपको समझाई कि हमारा जो सबस्ट्रेट है इट इज गोइंग टू वर्क एज अ की, एंजाइम है दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ लॉक। जैसे कि हर एक ताले की एक चाबी है,
उसी तरीके से मैम हर एक सबस्ट्रेट का एंजाइम में एक फिक्स एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वही एक्टिव साइट से वो बाइंड करके, कैसे आपको पता है रिएक्शन क्लास में कैसे लिखनी होती है, जब कुछ भी लिखने का टाइम ना मिले ना, पता है कैसे लिख दो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विल गिव यू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसको गोल कर दो, ठीक है, उसको अलग से भी नहीं करना है, तो आप ऐसे ही कर दो बस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये फिर मैम आगे चल के एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा, एंड फिर मैम सेग्रीगेट कर जाएगा इनटू एंजाइम, हमारा निकल गया बाहर, ऐसे एरो बना दो, प्लस साथ में प्रोडक्ट, और इसको कर दो हाईलाइट करके, खत्म कहानी। कुछ ना समझ में आया बस इतना सा कर दो, और यही है हमारा लॉक एंड किया हाइपोथेसिस। बस थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोग अभिषेक जी से संपर्क करें, वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिख ले रहे हैं क्लास में। द लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोजेस, क्या प्रपोज करता है वो, दैट द एंजाइम्स एक्टिव साइट एंड द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंजाइम, हर एक एंजाइम का एक्टिव साइट प्लस हमारा जो सबस्ट्रेट का शेप है वो कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, मतलब क्या, हर एक का एक फिक्स है, ठीक है। दिस अलाउस द सबस्ट्रेट टू फिट इनटू द एंजाइम, इससे क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट जो है इजीली हमारे एंजाइम में फिट हो जाता है, एंड लाइक दिस, लाइक हाउ अ की फिट इनटू द लॉक, जैसे हमारा ताला में चाबी घुस जाती है वैसे तरीके से, ठीक है। इफ द सबस्ट्रेट डज नॉट फिट, तो एंजाइम हमारा एक्ट नहीं करेगा, ठीक जी। किसी को भी जरूरत भर भी दिक्कत है इस वाले हाइपोथेसिस में? नो? चलो जी, फिर तो हम बढ़ जाते हैं आगे। देखो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, यही मैंने आपको बताया कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट होता है, ठीक, और इसको आपको अंग्रेजी में लिखना है, तो लो जी मैंने भी आपके लिए लिख दिया है, कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबस्ट्रेट लिखो तो थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। फिर क्या कह रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट, हमारा जो डिसइंटीग्रेशन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, हाँ जी मैम हो रहा है धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है। फिर क्या हुआ मैम, अगर आपको इसको इसी, यही जो है इसका ही स्टेप है कि ईएस जो है वो हमारा डिसइंटीग्रेट कर दिया एंजाइम और प्रोडक्ट का उसने बना दिया। ये देखो जो ये ओवरऑल कैटलिस्ट रिएक्शन है वो हमारी कुछ इसी तरीके से है। लो जी अभिषेक जी की इतनी चोक ली गई कि वो भाग गए आज क्लास से। चलो जी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यार कोई बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही कह लेती हूँ, ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक। चलो जी देखो जी, अब अगर आपको किसी को टीचर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैम, आप एक्सप्लेन करेंगे, ये रहा मैम हमारा सबस्ट्रेट जिसका नाम क्या था, माल्टोज, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये हमारे इस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड किया और इसने क्या कर दिया, दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमारे पास ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। क्लियर, एवरीवन क्लियर? जल्दी से बताइए बिकॉज 2 ही 3 स्लाइड्स रह गई, वी आर डन विद द चैप्टर। और कोई चाहता है कि मैं फिर से बता दूं? आप इतना टफ लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कहानी खत्म। लक्ष्मी आपको ये क्लियर है या फिर बस हो, मतलब नहीं बच्चे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रियंका जी की सुन लेते हैं आज। क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमारा बचा है, 4 फैक्टर्स बचे हैं एंड हमारा प्रोस्थेटिक वर्ब्स, ये 3 स्लाइड्स ही बची हैं, तो ये 3 स्लाइड्स हम कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है जी। बट द सेशन इज नॉट ओवर येट, ठीक है जी। तब तक हम क्या करने वाले हैं मैम, तब तक हम करने वाले हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, ठीक है। बस 5-10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बस 5 मिनट, 10 भी नहीं, ठीक है, 5 मिनट बाद चले जाना सारे के सारे, ठीक। थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएंगे आज। चलिए ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये वाला हम लोगों ने उस दिन कर लिया था ना शायद, स्टार्टिंग तो हम लोगों ने कर ली थी बेसिक वाली, है ना? क्यों विवेक, है ना? हाँ मुझे भी यही याद है क्योंकि हमने थोड़े से तो प्रैक्टिस किए थे उस दिन, ये वाले नहीं किए थे शायद हमने। चलो जी ये वाले करते हैं, बस ये पेज, एक सिंगल पेज प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद जाओ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नहीं किया है। एट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उसके बाद बहुत अच्छा वाला है ये क्वेश्चन, इजी वाला। मैम ए 8 का ए। 8 का ए, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। Yes, ओके जी मैम, A ठीक है, ये बात सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। व्हाट आर द 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसीज? क्या बात है विवेक जी, आपको तो रटी क्या होगा मैम, ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो, अमाइनो ग्रुप लगा दो, एक वेरिएबल ग्रुप लगा दो, है ना? बिल्कुल सही बात है, ए वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ही बताते हो ना आप मुझे। अच्छा चलो विवेक, इसका फॉर्मूला ही बता दो मुझे प्लीज। आज आज के लिए मैं हैप्पी हो जाऊंगी एटलीस्ट कि हाँ विवेक को फॉर्मूला याद हो गया भाई। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने विवेक, अमाइनो एसिड? मैम RCHNS2COH। क्या बात है, कोई है आसपास विवेक, उससे बोलो थोड़ा मैम कह रही है मेरी पीठ थपथपा दो। चलो जी, योगिता जी ने नाजो लोगों ने कर दी है, बिल्कुल सही। चलो एरोमेटिक अमाइनो मैम एसिड स्क्रीन कौन? फ्रीज होगी। नहीं फ्रीज नहीं हुई है बच्चे, देखो मेरा एरो भी आ रहा है। चलो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक वाले मैंने आपको बताए हैं बच्चा, जिनमें कुछ ना कुछ तरीके से सर्कुलर फॉर्म्स आते हैं, याद है? बेंजीन रिंग आ जाता है, या वो आपस में ही बना लेता है। अच्छा मैम पहले डी। अब उसका आंसर भी बता दो, कौन कौन से, मतलब अब तुमने पता ही है कि ऑल ऑफ दीज हैं। क्या कोड दिया था इसका मैंने? वाइफ, शॉर्ट फॉर्म में आजकल लिखते हैं ना लोग। तुम लोग को भी मतलब बच्चे हो, यू जब फ्यूचर में पहुंचोगे, आज से 10 साल बाद जब तुम्हारा ब्याह होगा, तब तुम वाइफ भी ऐसे लिखेंगे, वाइफ। ठीक है, तो ये वाला वो वाला ही वाइफ है, और इसकी फुल फॉर्म है ये हमारा ट्रिप्टोफैन टायरोसिन फिनाइलएलनिन। ट्रिप्टोफैन इज फॉर डब्ल्यू, टायरोसिन इज फॉर वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई पहले आ गया है, ठीक है। और फिनाइल एलनिन का फिनाइल, फिनाइल ऐसे याद करो, पी से नहीं एफ से समझ लो। हाँ जी विवेक। मैम एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक का मतलब है विवेक, आप एक बार इसका गूगल करना ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये हमारे अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर साइड में सब कुछ वही है, ऊपर H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, ठीक। बट नीचे साइड में जो R ग्रुप है ना, वो सर्कुलर होगा किसी भी तरीके से, या तो ऐसे, ठीक है। कुछ दूसरे में क्या है, यहाँ से कार्बन से ही एक वो रिंग बना लेगा इधर से, पेंटेन वाली, ठीक है। कुछ ऐसे, तो ये किसी भी फॉर्म में ना सर एरोमेटिक, मतलब तुमने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा एरोमेटिक एंड एलिफेटिक? क्यों विवेक, नहीं पढ़ा अभी तुम लोगों ने? बहुत छोटे हो, इसका मतलब है तुम लोग। एरोमेटिक और एलिफेटिक दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। जो ये तुम्हारी लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर चलता है ना, उसको हम कहते हैं एलिफेटिक। और जो ये बेंजीन रिंग बनती है, बेंजीन रिंग तो समझते हो, है ना, सर्कुलर वाली, यस मैम। तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन हो या पेंटेन वाली हो, ठीक है, ऐसे वाली, तो इनको हम ना सर्कुलर वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया थोड़ा सा विवेक? मम्मी ये सर तुमने परेशान कर रहा है। यस मैम। ये माइक ऑन करके क्यों बोल रही हो प्रियंका? चलो जी, प्रियंका तुम्हारे भाई से मेरी बात कराना क्लास के बाद, बताती हूँ मैं उसे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा होगा? मैम बी। आयन। मैम बी। वर्षा ने कहा है कौन सा? बी। क्यों वर्षा? बी मैम, क्योंकि इसके दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होते हैं। बिल्कुल सही मैम, आप ऐसे नहीं बोलोगे वर्षा, आप बोलोगे, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो, बट थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है कि मैम इसके दोनों साइड्स में चार्जेस हैं, ठीक है। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव। बिल्कुल 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 100% करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। चलो जी, अब इस वाले को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को। मैम डी, नेचर ऑफ आर ग्रुप। नेचर ऑफ आर ग्रुप, चलो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन। मैम ए। मैम 20।
बिल्कुल सही 20। नहीं बच्चा 21 को अभी हम उसमें लिस्ट में नहीं लेते हैं, सेलेनोसिस्टीन और स्पाइरोल लाइसिन भले ही आ गया है, बट हम प्रोटीन्स के लिए अभी 20 अमाइनो एसिड भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट इट कंफ्यूज विथ। चलो जी आगे आ जाओ 11th। Number of amino and carboxyl group amino acids are classified. Choose the correct option. अय्या चलो ये देखते हैं कितने बता पाएंगे। आपको ना आंसर्स ऐसे लिखने हैं बच्चा इसमें, ठीक है। क्या ये ग्लूटामिक एसिड है? लक्ष्मी के अकॉर्डिंग आंसर है मैम बी। बाकी मैम सी। सी। हमें सुनो अब मेरी बात सुनो। मैम ए। अगर आपको याद हो ना उस दिन हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा सा बात किया था। मैंने आपको बताया था कि ग्लूटामिक, सॉरी ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और हमारा कौन सा था, एस्पार्टिक एसिड, राइट। तो ये दोनों हमारे कैसे ई और डी, डी डी करके मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये दोनों क्या है मैम, ये दोनों मैम हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये हमने बात की है उस दिन। उसके अलावा जो हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था मैम HRK, ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसीन, ठीक है। ये तीनों मैम हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं, मतलब कि बेसिक अमाइनो एसिड है। तो इनमें से कहीं पे फिट हो रहे हैं क्या, देखो मैम ए। ए वाला, ठीक है। तो बाकी सारे कितने हैं, आपको ना ये 3 ही याद रखने हैं अभी के लिए, इनफैक्ट 5 ये, ठीक है। कि ये 5 जो है मैम हमारे, ये हमारे 3 जो है, सॉरी ये 2 जो है हमारे वो एसिडिक है और ये मैम हमारे बेसिक है HRK। याद कराया था बेटा मैंने आपको, वाली क्लास जरूर देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा मैम पहला वाला आंसर सही है। चलो इसके अलावा द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज अ प्रीकर्सर ऑफ, अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडियोथायराइन, ठीक है। आपने उसमें सुना होगा ना T3 T4 थायराइड में जो होता है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस, बट अभी सुन लो कि ट्रिप्टोफैन जो है हमारा T3 T4 जो थायराइड होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है। देखिए जी एक बार ये वाला 13th, ये कौन सा होगा, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम मैंने आपको क्या बताया था, क्यों विवेक, एलेनिन। ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का एक और भी इंपॉर्टेंस है, वो मैं चलो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। अब आपको यहीं से मिल जाएगा लगभग लगभग हमारा आंसर, मैम ठीक है। ए। ये रहा ग्लाइसिन, ये एलानिन, ठीक है, और ये सेरीन। अब इनमें से कौन सा फिट बैठता है वो आप देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इजी वाला है, आई गेस हो जाना चाहिए। डी। डी, ये मैम राइबोस शुगर है, करेक्ट, ठीक है। ये डीऑक्सी कहाँ से है भाई, अरे नहीं तुमने तो मेरा ही गलत करा दिया, चलो डी। ये कौन सा है विवेक, इसमें रिंग्स देखो कितनी है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। राइबोस शुगर हमारी 6 कार्बन थी या 5 कार्बन थी, यस मैम। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस हम लोग कैसे बना रहे थे बच्चा जी, ऐसे। मैम यहाँ पे OH नहीं होता है डीऑक्सी में, ठीक है। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है राइबोस में, यहाँ पे ऐसे चल रहा था हमारा कुछ, ठीक है। H यहाँ OH,
CH2 के बाद ऊपर आ जाता है, ठीक है, CH2OH आ जाता है। यहाँ पे हमारा OH यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, तो जैसे पढ़ा था हमने, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, डीऑक्सी के केस में। तो राइबोज कौन सी हुई? ये तो हमारी राइबोज है। ये क्या है फिर? ग्लूकोज है बेटा। ग्लूकोज मैंने मोनो आपको वो बना के नहीं बताए थे, मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इतने भोले से बन के बैठे हुए तुम लोग। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बच्चा लोग, टाइम भी हो गया है एंड आई नो आप लोग भी काफी थक गए होंगे, लगातार बैठ के क्लास लेते हो, दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, थैंक